हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 8 सितंबर 2023 को शिफ्ट 2 में हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है, ठीक है। और इससे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पिछले वीडियो में जो है हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, क्वेश्चन नंबर 20, उसके अंदर देखिए मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। भाई मैंने आपको देखिए आंसर तो इस आधार पर टिक करा दिया था कि लास्ट में ऐड कराने पर जो है हमें 0.16 मिलेगा, यानी लास्ट में 0.16 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया था, ठीक है। बट मैंने देखिए आपको ये बताया था कि इसमें जो है कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, यही आपके पास आंसर आएगा। इसके अंदर देखिए मिस्टेक क्या हुई थी, मिस्टेक ये हुई थी कि इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया था कि ये 4 जो है यहाँ पर 5 बार आ रहा है, न कि यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर ये 5 बार आ रहा है। मैंने आपको ये बता दिया था। और यहाँ पर आ कितने बार रहा है, 4 बार ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4 × में 4 करेंगे, ठीक है, तभी आपके पास यहाँ पर ये आंसर आएगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में जो है 8 घंटे का समय लेती है। अब यदि धारा की चाल आपको बताई गई 6 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर जल में जो है नाव की चाल कैलकुलेट करके बतानी, यानी कि जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो डिस्टेंस यहाँ पर सेम होगी। अब डिस्टेंस है सेम होगी, आपको पता है स्पीड इंटू में टाइम करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आती है। तो अगर हम धारा के अनुकूल की बात करें तो धारा के अनुकूल चाल हमारे पास x प्लस का y हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पर x जो है हम यहाँ पर स्थिर जल में नाव की चाल मानते हैं, इसको हम यहाँ पर x मानते हैं। और धारा की चाल जो है उसको हम क्या मानते हैं, धारा की चाल जो है उसको हम y मानते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। धारा की चाल को हम y मानते हैं। अब यहाँ पर जब डिस्टेंस कैलकुलेट हम करेंगे तो यहाँ पर स्पीड इनटू में टाइम करेंगे। स्पीड हमारे पास ये धारा के अनुकूल और टाइम हमें बताएगा 5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ये आ चुके हैं। अब धारा के प्रतिकूल की अगर हम बात करें तो धारा के प्रतिकूल हमारे पास चाल जो होती है वो होती है x माइनस का y। और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो आपको बताएगा कितना है, यहाँ पर आपको टाइम लग रहा है वो बताएगा 8 घंटे, तो इनटू में 8 कर देंगे। तो ये दोनों हमारे पास डिस्टेंस आएंगे और डिस्टेंस होने की वजह से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर y की वैल्यू आपको बताई भी गई है 6। धारा की चाल जो है प्रश्न में बताई गई कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, 6 रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी स्थिर जल में नाव की चाल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5x प्लस का 5 × 30 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो ये 8x और माइनस का 8 × 48 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक साइड आपके पास यहाँ पर 3x बचेगा और दूसरी साइड जो है यहाँ पर आपके पास ये 78 हो जाएगा। तो x बराबर 1 सेकेंड 8 × 48 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 5 × 30 हो जाएगा। और ये इधर लेकर आएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 78 हो जाएगा। और इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी का 6 और फिर यहाँ पर जो है 36 का 18, यानी कि 26 × 78 हो जाएगा, सही तो है। तो ये किलोमीटर पर आवर में जो है आपके पास यहाँ पर नाव की चाल आ जाएगी स्थिर जल में, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपको कैलकुलेट करना है कौन का। तो यहाँ पर जो है इसका TSA का फॉर्मूला जो होता है ये आपको पता होगा, पाई r इंटू में L प्लस का r होता है टोटल सरफेस एरिया TSA, ठीक है। तो यहाँ पर ये L की वैल्यू बताई गई, सॉरी यहाँ पर ये त्रिज्या जो है ये r बताई गई और यहाँ पर जो है त्रिज्या ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट की आपको L बताई गई है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लीजिए और यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो 10.5 आपको बताई गई है। और ब्रैकेट के अंदर देखिए L प्लस का r करेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 23.5 बनेगा, तो 23.5 लिख लीजिए। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा और यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा। और 15 × 7 = 105, 15 आ जाएगा। 5 से ये कटेगा 3 बार और 5 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास 11 इंटू में इसकी 3 से इसके साथ गुणा कराते हैं तो यहाँ पर ये 5 × 3 = 15 हो गया, 23 × 3 = 69 और 1 70 हो जाएगा। और बट्टे के अंदर हमारे पास 10 हो जाएगा। ऊपर 11 से गुणा करा दें तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 11 × 7 = 77 हो जाएगा। और बट्टे में 10 है इसलिए एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है आपके पास यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा।
इसमें देखिए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम और अधिकतम अंकों के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करके बताना, यानी कि डिफरेंस कैलकुलेट करना मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स के बीच में। तो यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं सबसे मार्क्स अधिकतम आपको दिखाई पड़ रहे हैं और सबसे न्यूनतम जो है वो आपको भूगोल में दिखाई पड़ रहे हैं, और इन दोनों का गैप देखिए 12 का आपको दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए आयशा और रजिया एक काम को जो है क्रमशः 50 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में जो है कितने दिनों का समय लगेगा। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ए अगर x दिन में काम करता है और बी y दिन में काम करता है तो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इंटू में y डिवाइडेड बाई x प्लस का y। अब देखिए फॉर्मूला बार बार बताना यहाँ पर ठीक नहीं लगता, हालांकि फिर भी मैं यहाँ पर मैंने जो है आपको बता दिया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 50 इंटू में 75 और बट्टे में 50 प्लस का 75 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई 25 से कटेगा ये 3 हो जाएगा, 25 से कटेगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है 30 दिन का आंसर दिखाई पड़ गया, यानी कि 30 दिन का टाइम लगेगा। एक आदमी जो 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार कर सकता है, तो यहाँ पर जो है मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल यानी कि स्पीड आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस 1800 मीटर की है और ये 6 मिनट में कवर की जा रही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। लेकिन टाइम यहाँ पर देखिए मिनट में है, तो आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा भी कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 0 कटेगा और 36 का 180 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करके बताना। जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं कर लीजिए, बट यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो ये 230 हो जाएगा और ये 276 हो जाएगा। आप इन दोनों का जो क्लोज नंबर होंगे उन दोनों का आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यहाँ पर कितने का 46 का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा। ठीक है, अब ये 46 या तो 46 हमारे पास यहाँ पर HCF होगा या फिर इसका ही कोई फैक्टर होगा, लेकिन हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो तीसरा नंबर है हमारे पास क्या ये 46 से डिवाइड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल है, ये जो है इसका 7 गुणा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है HCF जो है ये आपके पास यहाँ पर 46 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इन ए सर्टेन अमाउंट इन ए सर्टेन टाइम ए सम बिकम्स 5 टाइम्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 8 टाइम्स इन द सेम ड्यूरेशन। यानी कि यहाँ पर टाइम जो है वो आपको सेम बताया गया और यहाँ पर जो है कोई धनराशि जो है वो अपने का 5 गुना हो जाती है 6% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम धनराशि जो है प्रिंसिपल जो है उसको हम यहाँ पर 1 यूनिट का मान लें तो अमाउंट हमारे पास 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना हो जाता है, तो 5 यूनिट का हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 यूनिट का जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिला होगा, और ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला होगा, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला होगा। ये 4 यूनिट का जो ब्याज है ये 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पर मिला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पर, अगली कंडीशन पर। इसमें आपसे बोला गया यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो अपना जो है 8 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 8 गुना हो जाएगा। वो आपको यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बतानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 यूनिट का यहाँ पर ब्याज मिला। ठीक है, तो 4 यूनिट का ब्याज मिला 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 7 यूनिट का ब्याज कितने % की रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप देखिए देख सकते हैं 4 यूनिट की वैल्यू 6% है, तो यहाँ पर 6/4 करके इससे गुणा कर देंगे तो 7 के 42/4 करेंगे, यानी कि 10 बार भाग चला गया, बचा 2 पॉइंट, यहाँ पर 500 के 20 हो जाएगा, यानी कि 10.5% की यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। इसमें देखिए स्टेशन ए से जो है बी तक एक बस की चाल आपको बताएगी 55 किलोमीटर पर आवर, और स्टेशन बी से स्टेशन ए तक वापस आते समय बस की चाल आपको बताएगी 95 किलोमीटर पर आवर। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल एवरेज स्पीड जो है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 2a/a+ का b, जब यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए इतने की स्पीड से ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कवर की जा रही और इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है इतने की स्पीड से कवर की जा रही, यानी कि जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर सेम है। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 × में 55 हो जाएगा और × में यहाँ पर 95 हो जाएगा। बट्टे के अंदर इनको ऐड करा के हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो है 15 से यहाँ पर जो है ये 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे 30 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है 5 से इसको काटेंगे तो ये 19 5 95 हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 3 हो जाएगा
इसको 11 से गुणा कराते हैं, 11 9 99, और ये आपके पास यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा। 209 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 36 का 18 हो जाएगा, बच गया 1, और 9 दूनी का 18 हो जाएगा, बच गया यहाँ पर 1 सेकंड, 9 दूनी का 18, सॉरी यहाँ पर 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 36 का 18 हो गया, और यहाँ पर बच गया 2, और यहाँ पर 9 3 का 27 हो जाएगा, बच गया यहाँ पर 2, और बट्टे के अंदर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ए और बी क्रम से 6 और 12 दिनों में जो ए काम कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं और ए पहले दिन काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताएगा ए 6 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है और बी जो है ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। इनका एलसीएम लेंगे 12 यूनिट का होगा, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास 12 यूनिट है। तो यहाँ पर 6 दूनी का 12, 2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 1 यूनिट बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि ए पहले दिन काम शुरू करता है और फिर यहाँ पर बी काम करता है दूसरे दिन। तो इस तरह से जो है ये काम यहाँ पर चलता रहता है, और हम यहाँ पर देखिए देख लेते हैं टोटल 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है। तो 2 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो ए हमारा 2 यूनिट का काम कर रहा है और बी जो है ये 1 यूनिट का काम कर रहा है। तो 2 दिन के अंदर 3 यूनिट का हमारे पास टोटल काम हो जाएगा। हमें करवाना कितना है, टोटल काम 12 यूनिट का करवाना है। तो 3 का हम देखिए 4 गुणा करते हैं तो यहाँ पर 12 यूनिट का काम हो जाएगा, तो इधर भी 4 गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8 दिन के अंदर जो है टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 यूनिट का काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 45 मीटर और 35 मीटर आयाम के जो है एक आयताकार क्षेत्र के बाहर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ है। तो पथ का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर जो है एक आयताकार क्षेत्र दे रखा है, और इसी तरह से जो है इस आयताकार क्षेत्र के चारों ओर जो है आपको यहाँ पर एक पथ दे रखा है, और इस पथ की चौड़ाई जो है वो आपको बताई गई 2.5 मीटर है। अब 2.5 मीटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये 45 मान लीजिए, और ये जो है आपके पास यहाँ पर 35 है। जब आप यहाँ पर इधर की साइड से जो है इसको 2.5 से बढ़ाएंगे यहाँ पर, और इधर की साइड से भी यहाँ पर 2.5 से बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो ओवरऑल कितने से बढ़ जाएगी, ये वाली भुजा 45 थी, तो यहाँ पर इधर 2.5 से बढ़ गई, इधर 2.5 से बढ़ गई, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 5 यूनिट से बढ़ गई। तो 45 प्लस का 5 करेंगे, टोटल लंबाई यहाँ पर ये अब कितनी हो जाएगी, बाहर की लंबाई जो है ये हमारे पास 50 मीटर की हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से यहाँ पर ये 2.5 यूनिट बढ़ेगी, ये 2.5 मीटर बढ़ेगी, और इधर की साइड से भी यहाँ पर ये 2.5 मीटर बढ़ेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 35 भी टोटल 5 मीटर से यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये 35 प्लस का 5 करेंगे, यानी कि ये बाहर की जो आपके पास चौड़ाई है वो आपके पास यहाँ पर 40 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाहर जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, उसमें से अंदर जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये पथ है इसका क्षेत्रफल आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, बाहरी जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लंबाई इंटू में चौड़ाई करेंगे, यानी कि 50 इंटू में 40 करेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले का क्षेत्रफल। इसमें 45 यानी कि लंबाई इंटू में चौड़ाई करेंगे तो 45 इंटू में 35, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारे पास 2000 बन जाएगा। देखिए कैलकुलेशन ये वाली थी, ये चीज़ समझने लायक थी। तो यहाँ पर जो है ये 2000 हमारे पास हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 45 का 5 गुणा 225 हो जाएगा, हासिल 22। 45 का 3 गुणा हमारे पास जो है 135, और 22 157 हो जाएगा। तो 1575 2000 में से माइनस करेंगे तो 425 हमारे पास बच जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर में जो है हमारे पास इस पथ का क्षेत्रफल आ चुका है। इसमें देखिए एक कंपनी की आय में जो 25% की वृद्धि वार्षिक वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1999 में जो कंपनी की आय है वो आपको यहाँ पर बताई गई, तो वर्ष 1997 में उसकी आय क्या थी, यानी कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आय क्या थी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। 2 वर्ष पूर्व 1997 में जो इनकम थी उसकी वो हम यहाँ पर x मान लें। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष देखिए 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि 4 पर 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर 4 पर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 5/4 कैलकुलेट कर लेंगे। एक 1998 में आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है, उसकी आय। और इसके बाद यहाँ पर 1999 की बात करें तो फिर से 25% का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आप फिर से जो इसका 5/4 कैलकुलेट करेंगे, ये 1999 में आय आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर प्रश्न में दे रखी है। कितने दे रखी है, ये दे रखी है 26,64,000। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 25 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पर 16 ऊपर चला जाएगा, तो 26,64,000
26,64,000 और गुणा में 16 आ जाएगा और बट्टे के अंदर यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे 4 की गुणा कराएंगे ताकि बट्टे में जो यहाँ पर 4 ये 2500 के 100 बन जाए। तो यहाँ पर ये 100 से 2 जीरो कट गए और इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर से अगर हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट करें तो ये तो हमें 0 मिलेगा, 0 सभी में। अब दाई का अंक अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो देखिए 6 चौके 24 यूनिट डिजिट 4 मिला और 4 चौके 16 यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास 6 मिलेगा। ठीक है, दाई का अंक हमें कितना मिला, 6 मिला। तो यहाँ पर लास्ट में 6 0 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए। पूरी कैलकुलेशन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल जो 17% हानि पर बेची और यदि उसने जो इसे 1056 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए 100 अगर हम यहाँ पर 100 उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस सीपी मान लें तो 17% का लॉस हुआ। 100 का 17% 17 होता है यानी कि 17 का लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर जो है 83 यानी कि 83 रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो 5% का प्रॉफिट होता है अगर ये इतने अधिक में बेचता है तो इसका मतलब उसने 100 की साइकिल जो थी वो यहाँ पर 105 में बेची होगी। तो टोटल सेलिंग प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा, यहाँ पर देख लीजिए 17 और 5 यानी कि 22 का यहाँ पर टोटल इंक्रीमेंट होगा। जबकि प्रश्न में यहाँ पर बताया गया 1056 अधिक में बेची जा रही है। तो यहाँ पर ये डेटा इसका कितना गुणा लिखा हुआ है, 22 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2200 के 88 और 22 पंच 110 तो ज़्यादा चला जाएगा। तो 2200 के 88 हो गया, बच गया यहाँ पर 12 और 5 17 बच गया, 22 8 176 होता है। 48 गुना लिखा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस जो है ये भी 100 ना होकर 48 गुना हो जाएगा यानी कि 4800 जो है आपके पास उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस सीपी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसमें देखिए 185 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 95 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 40% का प्रॉफिट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम काफ़ी बार बना चुके हैं। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया और यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस दिया गया। जब आप इसमें एलिगेशन यूज़ करेंगे तो एक साइड 185 लिखेंगे और एक साइड 95 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपके पास जो मिश्रण आ रहा है उसका आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर ये तो सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है यानी कि 5 की वस्तु 2 अधिक में बेची गई होगी तभी यहाँ पर जो है 40% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर सीपी हमारे पास 5 यूनिट था तो सेलिंग प्राइस 2 अधिक में बेची जा रही है यानी कि 7 यूनिट रहा होगा। जबकि आपको प्रश्न में यहाँ पर सेलिंग प्राइस बता रखा है, कितना बता रखा है 140। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा जो है वो आपको 20 गुना दिखाई पड़ा। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है ये भी 5 ना होकर 20 गुना करेंगे तो 100 यूनिट का आपके पास यहाँ पर ये आपके पास 100 रुपये जो है ये आपके पास यहाँ पर उस मिश्रण का जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 100 लिखेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो यहाँ पर तो 85 का डिफरेंस है और यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। जब आप रेशियो बनाएंगे तो 1:17 बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन आपको बताया गया 41 रन है और यहाँ पर अगली पारी में उसने अगर 41 रन बनाए तो उसका नया औसत क्या होगा, 41 ही होगा। बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको देखिए कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ते आंसर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं भाई एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब 20 पारियाँ पहले थी और एक पारी और हो गई है यानी कि टोटल हमारे पास जो है 21 पारियाँ हो चुकी हैं। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 20 पारियों में 41 रन थे तो 20 इंटू में 41 करेंगे तो यहाँ पर जो है 20 पारियों का औसत 41 था तो 20 इंटू में 41 किया यानी कि 20 पारियों का टोटल रन हमारे पास आ चुका है। अब 21वें पारी में इसने 41 रन और बनाए तो 41 हम इसमें और ऐड कराएंगे तो अब हमारे पास ये टोटल रन आ चुका है 21 पारियों का। तो हम अब इसमें 21 का डिवाइड करेंगे तब हमारे पास एवरेज आएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं 41 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा यानी कि 20 प्लस का 1 बच गया, 41 हमने कॉमन ले लिया और बट्टे में 21 होगा। तो यहाँ पर जो 21 इंटू में 41 आएगा और बट्टे में देखिए 21 और 21 से 21 कट गया तो 41 ही तो आएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझने की ज़रूरी है भाई 20 पारियों में इन 20 पारियों का 41 रहा होगा तभी यहाँ पर जो है एवरेज हमारे पास जो है 41 है। अब अगली पारी में इसने 41 रन बना लिए तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई एवरेज हमारा 41 ही रहेगा। अगर ये उससे अगली पारी में 22वें पारी में भी 41 रन बनाता तब भी हमारा एवरेज अपरिवर्तित रहता। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 41 रन ही आता।
इसमें देखिए 3 संख्या आपको यहाँ पर बताई गई इस अनुपात में, तो उनके वर्गों का योग आपको बताएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कैलकुलेट करके बतानी। देखिए हमारे पास ये 5:2:7 के अनुपात में ये संख्याएं लिखी हुई। तो अगर हमारे पास ये संख्या 5x है, ये 2x है और यहाँ पर ये 7x, x यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए इनका अगर हम वर्ग करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं, इनके वर्गों का योग आपको बताएगा भी। तो यहाँ पर जो है इनके स्क्वायर करके हम यहाँ पर इनको ऐड करते हैं। तो हालांकि आपको देखिए डायरेक्ट लिख लेना है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ। इसमें देखिए बराबर आपको बताएगा 3822 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 25x² आ जाएगा प्लस 4x² आ जाएगा प्लस यहाँ पर 49x² आ जाएगा इक्वल टू जो है 3822 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 29 बनेगा और ये 58 78x² आ जाएगा इक्वल टू जो है ये हमारे पास 3822 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है 26 का भाग लगाएंगे तो इसमें देखिए 26 दूनी का 52 और 26 या 78 हो जाएगा। 26 का इसमें लगाएंगे तो 26 से कम 26 बच गया 12। फिर यहाँ पर 122 होगा और 26 पंचे 130 तो ज़्यादा चला जाएगा तो 26 होके 104 हो जाएगा, बचेगा 18 और 26 सत्ते 182 147 आ जाएगा। 3 का उधर डिवाइड करते हैं तो x² बराबर 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 9 त्रिका 27। तो x बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 7 आई। तो आपको तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर मिलेगी हमारे पास, क्योंकि रेशियो सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ यहीं पर है। तो ये 7 × में 7 करेंगे, x की वैल्यू 7 रख दी तो यहाँ पर 49 जो है हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है 2 यूनिट की आपके पास ये सबसे छोटी संख्या होती तो आप यहाँ पर 7 की वैल्यू पुट करते तो 7 दूनी का 14 आपके पास आंसर आता। इसमें देखिए एक व्यापारी जो है 3600 में कुछ सामान खरीदता है और यदि उसका अतिरिक्त वे क्रय मूल्य जो है आप क्रय मूल्य का 5% है तो 15% अर्जित करने के लिए सामान को जो है किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर कैलकुलेट करें तो 3600 में तो उसने उस सामान को खरीदा था प्लस इस कॉस्ट प्राइस का 5% अतिरिक्त व्यय और कर दिया। तो यहाँ पर जो है 3600 का 5% कैलकुलेट करिए 180 होगा। अब आप कहेंगे 180 कहाँ से आ गया भाई, 3600 का आप 5% कैलकुलेट करके देखिए 180 आएगा। तो टोटल क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है ये आपके पास यहाँ पर 3780 हो जाएगा। अब हम बात करें सेलिंग प्राइस की तो यहाँ पर देखिए ये 15% का जो है यहाँ पर अर्जित प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, यानी कि 20 पर हमें 3 का प्रॉफिट चाहिए। तो 20 की वस्तु हमें जो है 23 में बेचनी पड़ेगी भाई। सीपी जो है ये हमारा 20 यूनिट हो जाएगा। 15% का प्रॉफिट करना है, इसके लिए हमें जो है 3 यूनिट बढ़ाकर जो है वस्तु को बेचना पड़ेगा, यानी कि 23 में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस्ट प्राइस तो आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पर 3780 है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 18 दूनी का 36 हो गया, बच गया 1 9 दूनी का 18, 189 गुना डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य जो है ये भी यहाँ पर जो है 189 गुना हो जाएगा। तो 23 × में 189 करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 23 9 207, ये 7 यहाँ पर 2 ऑप्शन में दे रखा है तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हासिल बची 20 और यहाँ पर जो है 23 का 8 गुना कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर जो है 8 त्रिका 24 और यहाँ पर 18 दूनी का 23 का 8 गुना करना है तो यहाँ पर जो है 160 और यहाँ पर 124 184 और 20 यहाँ पर जो है 204 हो जाएगा। फिर हासिल 20 आएगी और 23 और 20 यहाँ पर जो है 23 और 20 यहाँ पर जो है 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर यदि 10,200 का 1 से 1/2 वर्ष के लिए जो है 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है यानी कि कंपाउंडेड होता है तो परिपक्वता के बाद धनराशि यानी कि अमाउंट आपको कैलकुलेट करके बताना। तो देखिए आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, बट रेशियो मेथड से ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ट्री मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक की बात हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपके यहाँ पर आधी हो जाएगी, यानी कि 8% का आधा करेंगे तो 4% आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1.5 वर्ष का आपको यहाँ पर टाइम बताया गया तो 1.5 वर्ष में आपको पता है यहाँ पर 18 महीने होते हैं और यहाँ पर ब्याज हमारा अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि 6 महीने से कंपाउंडेड हो रहा है। तो 6 का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ब्याज हमारा 3 बार कंपाउंडेड होगा।
अब 3 बार कंपाउंडेड होगा तो हम यहाँ पर ट्री मेथड यूज़ कर लेते हैं। भाई अगर आप 10,200 का अगर 4% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास यहाँ पर 408 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई 10,200 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो 408। तो पहली बार जो है हमें ब्याज मिलेगा 408। अब दूसरी बार यहाँ पर ब्याज जो है ये 408 का तो मिलेगा ही मिलेगा इस पर, लेकिन आपको पता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 408 का भी 4% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 800 के 32 हो गया, 400 के 16, 2 स्थान पर दशमलव ये आ जाएगा। आप इसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब तीसरी बार जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 408 का तो यहाँ पर 10,200 पर ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इन दोनों पर ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 16.32 और 16.32 का 2 बार ब्याज मिलेगा। लेकिन ये 16.32 जो है इस पर भी यहाँ पर 4% का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 16.32 का अगर हम 4% कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर 4 के गुणा करके 2 स्थान दशमलव आगे किसका देंगे। तो 4 दूनी का 8 हो गया, 4 त्रिका 12 हो गया, और यहाँ पर 6 त्रिका 18 हो जाएगा। 6 त्रिका हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 25 का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है हासिल 2 आएगी, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 4 स्थान पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा। तो 0 पॉइंट हम इसको लगभग जो है 0 पॉइंट हम इसको लिख लेते हैं 65, ठीक है, 0.65 इसको हम अप्रोक्सीमेट 2 स्थान तक लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास टोटल, इन सभी का टोटल कर लेते हैं, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 408 जो है हमारे पास 3 बार आ रहा है, तो 3 से इसको गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पर 16.32 जो है ये भी हमारे पास यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो इसको भी हम 3 से गुणा कर लेते हैं, प्लस 0.65 हमारे पास 1 बार ही आ रहा है। इनको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये 1224 हो जाएगा, प्लस इसकी 3 से गुणा कराते हैं तो 32 का 3 गुणा यहाँ पर 96 हो जाएगा, 0.96, 16 3 48 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के अंदर 0.65 इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो है ये 1272 और ये आपके पास यहाँ पर जो है 0.96 हो जाएगा, और इसमें प्लस 0.65 ऐड करा देंगे तो यहाँ पर जो है 11 का 1 हो जाएगा, फिर हासिल 1 आएगी, और 15 और 1 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, और ये 1273.61 आपके पास यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास 10,200 का है, इसमें हम जो हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट CI कैलकुलेट होकर आया वो हम इसमें ऐड करा देते हैं भाई 1273.61। तो इसमें जब ऐड कराएंगे तो ये हमारे पास जो है कितना बनेगा भाई 11,473.61 बनेगा, और ये आपको देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई पड़ रहा है। तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने ये एक्सप्लेन करके बताया तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया भाई, ये चीज़ आप एग्जाम में नहीं करके देखेंगे, ये चीज़ आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आप फास्ट करते हैं तो आप टाइम इसमें भी बचा पाएंगे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसमें देखिए अमोंग 4 नंबर्स द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम आपको बताएगा इस 72 मोर देन द सम ऑफ मिडल 2 नंबर्स, यानी कि बीच के जो नंबर हैं 2 उनसे जो है 72 यूनिट अधिक है। 72 जो है वो अधिक है यहाँ पर छोटे और बड़े जो नंबर हैं उनके योग से, ठीक है। इफ़ द नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी कि इस अनुपात में आपको बताया गया, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास यहाँ पर रेशियो बताया गया संख्याओं का। तो यहाँ पर ये 6x, ये 7x और ये 15x और यहाँ पर ये 19x आपके पास ये संख्याएं हो जाएंगी। x यहाँ पर एक नियतांक है। आपसे प्रश्न में बोला गया कि यहाँ पर जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग जो है 6x और यहाँ पर 19x, यहाँ पर ये छोटी संख्या होगी और यहाँ पर ये बड़ी संख्या होगी। इनका योग जो है बीच के दो नंबर हैं यानी कि 7x और 15x, इनके योग से यहाँ पर 72 अधिक है। ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपके पास यहाँ पर माइनस का x और यहाँ पर 4x यानी कि 3x यहाँ पर ये इधर बच जाएगा बराबर 72। तो x बराबर 24 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आप संख्या बता सकते हैं, x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको तो यहाँ पर छोटा नंबर बताना था, तो छोटा नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा यानी कि 6 × में 24 करेंगे तो 144 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसमें देखिए ऊपर सिंपल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 9 पंचे 45 होता है, यानी कि 9 का तो वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, तो 24 या 72 और अंडर रूट के अंदर 5 बच जाएगा माइनस के अंदर। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 500 के 20 होता है, 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 16 दूनी का 32 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 बच जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये 45 जो है ये आपके पास 245 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर इसको देखिए कि इसमें देखिए यहाँ पर अगर 5 का डिवाइड करें तो 500 के 20 9 पंचे 45, यानी कि 49 इंटू में 5 इसको लिख सकते हैं, तो ये +7 इंटू में अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, और माइनस के अंदर ये 47 अंडर रूट 5 लिखा हुआ। और बट्टे में देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर आप पहले ऊपर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास 72 अंडर रूट 5 है, और यहाँ पर ये 7 यानी कि 79 अंडर रूट 5 है, और इनको आप ऐड कराते हैं तो यहाँ पर ये भी 79 अंडर रूट 5 बन रहा है। तो यहाँ पर ये बराबर बन जाएंगे और सभी यहाँ पर जो है प्लस और माइनस में बनेंगे, तो यहाँ पर आपस में बराबर होंगे, ये कट जाएगा भाई। यहाँ पर ऊपर देखिए बट्टे में क्या बनेगा हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास 0 बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा था, ये हमारे पास जो है 79 अंडर रूट 5 प्लस का बन रहा था, और माइनस के अंदर 79 अंडर रूट 5 माइनस में बन रहा था। बट्टे के अंदर क्या बनेगा हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास 0 बनेगा, और बट्टे के अंदर जो भी बनेगा उसका अगर हम 0 में भाग लगाएं तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए किन दिनों द्वारा जो है केंद्र पर बना संयुक्त कोण जो है शनिवार द्वारा बने कोण के बराबर होगा। तो शनिवार का यानी कि सैटरडे का अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 36 डिग्री यानी कि 36% यानी कि 36% लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर ऑप्शन के अगर हम यहाँ पर सहायता लेते तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम चेक करेंगे, रविवार सोमवार और मंगलवार, यानी कि संडे मंडे और यहाँ पर ट्यूसडे का हम टोटल करके देखेंगे तो 22% और 8% 30% हो गया, और 6% यानी कि 36% यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे पास आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप ऑप्शन 3 ये 3 ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो इनका 36% जो है सम नहीं बनेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे का हमारे पास जो है यहाँ पर 36% है, और ये 36% जो है किन का सम हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर 3 दिन आपके पास रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन में 3 दिनों का सम आपको बताया गया। तो यहाँ पर जो है ये मंडे का, और यहाँ पर जो है ये आपके पास सॉरी यहाँ पर ये संडे का, मंडे का और ट्यूसडे का, तो ये संडे का है, और यहाँ पर ये मंडे का है, और ये आपके पास यहाँ पर ट्यूसडे का। अगर आप इनका सम करते हैं 22 और ये 8 और यहाँ पर जो है ये आपके पास 6% लिखा है, तो ये बराबर 36% जो है बन रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए आपको ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करना, मैंने समझाने के लिए जो है आपको लिख के बताया, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।